हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं फासिज्म या फासीवाद। नाजीवाद भी फासीवाद का ही एक हिस्सा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में, ख़ास तौर पर यूरोप में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी जिसमें जो सख्त अनुशासन के नाम पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के नाम पर कुछ तानाशाहों ने जन्म लिया और खुद को तमाम शक्तियों का केंद्र बना लिया। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके होने में, घटित होने में इन सर्वाधिकारवादी या फासीवादी जो शक्तियां हैं इनका बहुत बड़ा योगदान था। और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ये शक्तियां समाप्त भी हो गई। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं धुरी राष्ट्रों की, जिसमें इटली है, जर्मनी है, जापान है। यहाँ भले ही लोकतंत्र के रास्ते से ये आए, लेकिन बहुत जल्दी ही इन्होंने लोकतंत्र को तिलांजलि दे दी और एक ऐसी शासन व्यवस्था को वहाँ जन्म दिया जो लोकतंत्र से कोसों दूर थी। जर्मनी में हिटलर का जो दल है वो नाजी था, और इसी तरह का जो संगठन था वो मुसोलिनी का इटली में फासिस्ट जो दल था उस वहाँ से फासीवाद का विचार उत्पन्न हुआ। बहुत बातें इनमें समान हैं और जो कुछ अंतर है वो तकनीकी अंतर है। तो जो फासीवादी विचार है उसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो ये है कि ये राष्ट्र को ही सब कुछ मानते हैं, यानी राष्ट्र से परे कुछ भी नहीं है, और व्यक्ति के विवेक में इनका कोई यकीन नहीं है। वो मानते हैं कि व्यक्ति का काम है अपने राष्ट्र की सेवा करना और राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना। तो ये जो फासीवादी विचार है उसकी मूल मान्यता है कि राज्य सब कुछ है, देश सब कुछ है, राष्ट्र के नाम पर ही आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। दूसरा, ये साम्राज्यवाद में यकीन करते हैं। साम्राज्यवाद में यकीन करने का मतलब है कि इन्होंने ये माना कि राष्ट्र को हमेशा युद्धरत रहना चाहिए, अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए, अपनी शक्ति के विस्तार के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसीलिए हिटलर कहता था कि या तो जर्मनी का विस्तार होगा या अंत होगा। चूँकि ये साम्राज्यवाद में यकीन करते हैं इसलिए अंतर्राष्ट्रवाद में तो फिर इनका यकीन हो ही नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रवाद तो सभी राष्ट्रों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में यकीन करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो ये साम्राज्यवाद का पोषण करता है ये विचार, और यही वजह है कि इटली और जर्मनी ने अपने अगल बगल के देशों में काफ़ी जो असंतुलन कायम रखा, अशांति रखी, युद्धरत रहे, और एक उन्माद का माहौल इन्होंने अपने देश में खड़ा रखा। फिर एक नेता, एक राजनीतिक दल में यह विचार यकीन करता है। इनका मानना है कि जब राष्ट्रहित एक है कि देश को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना है, तो फिर ये अलग अलग राजनीतिक दल किस लिए? जब हित एक है, आपका एक सर्वोच्च नेता है, वो आपके हित की रक्षा करेगा, देश के हित की रक्षा करेगा। इसलिए अलग अलग दलों के अस्तित्व को
फासीवाद है वो स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ जितने भी दल रहेंगे वहाँ एक नेता एक दल। नेता के रूप में इटली में मुसोलिनी रहा और फासिस्ट उसका जो पार्टी रही, इधर जर्मनी में हिटलर नेता रहा और नाजी दल रहा। तो इस बात में वो यकीन करते हैं, एक दल एक नेता में। फिर उसके बाद ये जो विचार है ये सर्वाधिकारवाद में यकीन करता है। सर्वाधिकारवाद में यकीन करने का मतलब है कि जो समाज में जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पे राज्य का नियंत्रण रहेगा। यानी कि केवल राजनीतिक सत्ता ही नहीं, व्यक्ति की तमाम तरह की आज़ादी है, उस पर स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा, स्टेट का दबाव रहेगा और स्टेट वहाँ काफ़ी कुछ अपने हिसाब से तय करेगा। तो जीवन के हर क्षेत्र पे, व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र पे राज्य का नियंत्रण होना सर्वाधिकारवाद कहलाता है। तो यहाँ आपकी राइट टू प्राइवेसी के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी स्वतंत्रता है वो उतनी है जितनी आपको स्टेट दे रहा है। आपकी हैसियत आपकी स्टेट के लिए मर मिट जाने की है। तो ये वहाँ इस विचारधारा में काफ़ी बल दिया जाता है इस विचार पर। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि ये प्रजातिवाद में यकीन करता है। प्रजातिवाद या नस्लवाद, ये अपनी एक जो श्रेष्ठता का नारा देते हैं। जैसे जर्मनी में हिटलर कहता था जो आर्य लोग हैं, वो जो जर्मन हैं वो आर्य हैं, वो श्रेष्ठ नस्ल है और सब नस्लें मिलावटी हैं और तुम इस दुनिया पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए हो। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, और ख़ास तौर पे यहूदियों को उन्होंने टारगेट किया। इन जितने भी इस तरह की जो फासीवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले लोग हैं, चाहे वो शासन में कैसे भी पहुँचे, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से आए हो और फिर बाद में लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया हो, या फिर वो राजशाही के जरिए आए हों, या फिर वो एक सैन्य शासक के रूप में तख्ता पलट करके आए हों, रास्ता उनका कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इस तरह की आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं वो किसी न किसी को अपना एक दुश्मन बनाते हैं ताकि वो उसको गाली देकर अपने जो आधार को अधिक कंसोलिडेट कर सकें। तो जर्मनी में जर्मन भाषी जो लोग थे या जो जर्मन लोग थे, उनको उन्होंने एक किया और कहा कि आप आर्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं और इस दुनिया की सबसे जो श्रेष्ठ नस्ल है वो आप ही की है। और यहूदी जो वहाँ जर्मनी में अल्पसंख्यक थे, उनको उन्होंने कहा कि ये इस देश के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है, ये दोगले व्यक्ति हैं, ये सही नहीं है। तो उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध अत्याचार शुरू किए और जर्मन लोगों को जो एकजुट करना शुरू किया। गैस चैम्बर में उनकी हत्याएं की गई, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग वहाँ से भागकर यूरोप के दूसरे देशों में गए, कुछ लोग इजराइल आ गए। तो ये वहाँ एक बड़ी जो प्रॉब्लम रही है, या एक इस विचारधारा में बहुत प्रमुखता से अपनाया जाता है प्रजातिवाद या नस्लवाद के विचार को। दूसरा, इसका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। जो ये विचारधारा है इसका लोकतंत्र में कहीं कोई यकीन नहीं है। ये मानते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो राष्ट्रों को मजबूत नहीं करती है बल्कि कमज़ोर बनाती है। और ये कहीं ना कहीं मुसोलिनी और हीगल से प्रेरणा लेते हैं। मुसोलिनी भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं कि राष्ट्र के शक्तिशाली बनाने की उनकी पुस्तक जो प्रिंस है वो हैंडबुक ऑफ पावर कही जाती है। उसी तरह का विचार हीगल ने दिया। हीगल ने तो ख़ास तौर पर जो जर्मन राष्ट्र राज्य को जो ईश्वर का सच्चा जो प्रतिनिधि बताया है, और वो भी बराबर साम्राज्यवाद की बात करते हैं। तो ये अपना जो आइडियोलॉजिकल जो बेस है वो हीगल और मुसोलिनी से उससे मुसोलिनी से लेते, मुसोलिनी नहीं है, प्रिंस के जो लेखक हैं मैकियावेली से लेते हैं।
तो जो मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, उसको हैंडबुक ऑफ पावर कहा जाता है। तो ये विचारक थे, ये कोई तानाशाह नहीं थे, लेकिन इनके विचार ऐसे थे जो तानाशाही शासन के लिए आधार खड़ा करते थे। तो ये सब उन्होंने किया है। मानवतावाद में इनका कोई यकीन नहीं है कि वो इंसानी प्रेम में भरोसा रखते हों, भाईचारे में भरोसा रखते हों, कमज़ोर तबके के उत्थान में यकीन रखते हों। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर सवाल ये उठता है कि जब ये विचारधारा इतनी नेगेटिव है तो फिर इसको क्यों इतना तवज्जो दिया जा रहा है, क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है, इसके पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी जब ये कोई शिक्षा ही नहीं दे सकती। तो दरअसल इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो एक नकारात्मक अर्थों में शिक्षा मिलती है। वो इस रूप में मिलती है कि जब कोई शासक इस तरह की प्रवृत्तियों का शिकार हो कि वो देश के भीतर राष्ट्रवाद का राग अलापने लगे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, या अपने अड़ोस पड़ोस के साथ संबंध खराब करने लगे और देश के भीतर एक टेंशन का माहौल खड़ा करने लगे कि अब तो देश के साथ सुरक्षा के समक्ष खतरे हैं, चौतरफा खतरे हैं, और दुनिया को और देश को तो उस खतरों की हवा में रखे और भीतर ही भीतर संस्थाओं में कुछ ऐसे बदलाव करने लगे कि वो अपने आप को ही प्रभुत्वशाली बना ले, या वो अपने ही देश के भीतर किसी समुदाय को टारगेट करने लगे कि ये देशद्रोही हैं, इनकी इस देश में निष्ठा नहीं है, ये यहाँ कॉकरोच है, इनको निकालो अपने घर से। जब इस तरह की प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगे तो समझ लेना कि फिर आपके रास्ते हैं वो हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते में हैं, और फिर उनका अंत भी वही होगा जो जर्मनी में उस समय जो हिटलर और मुसोलिनी का हुआ, और उस समय जो नुकसान जर्मनी ने और इटली ने भुगता है, वही भुगतान उस देश को करना पड़ेगा। तो जब हमारे घर में कोई या हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति शराब पीता है और उस नशे में ग्रस्त होता चला जाता है और एक समय आता है कि वो इस दुनिया को छोड़ जाता है बड़ी बदनामी के बाद, तब हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कम से कम हमें वैसा नहीं बनना चाहिए। तो ये उसी तरह की स्थिति यहाँ होती है कि आपको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत है, और इस तरह जब भी शासन या राजनीति इस तरह के ट्रेंड पकड़ने लगे तो फिर हमें सचेत हो जाना चाहिए कि ये कुछ आभासी खतरे खड़े किए जा रहे हैं, और ये भी पता रहे कि जिस तरह से सर्वाधिकारवाद आता है, लोकतंत्र और मानवतावाद का विचार पीछे चला जाता है, तो उससे देश और दुनिया को कितनी हानि होती है, तो उसका आकलन भी हम लगा लें। तो ये इस रूप में हमें प्रेरणा देता है कि हम इस तरह के कुचक्र में, इस तरह की शासन व्यवस्थाओं को फिर कभी समर्थन ना दें। इतिहास में कुछ देशों ने इस तरह की व्यवस्थाओं को समर्थन दिया तो उन्होंने फिर उसका परिणाम भी भुगता है। तो यही आज की वीडियो में है। अगले वीडियो में हम कुछ नए किसी टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।